नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है और इस लोकतंत्र को मजबूती देता है इस देश का कानून और संविधान। देश के संविधान में हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है और इसी संविधान का प्रिएम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए बराबरी और समान न्याय का अधिकार देता है। और यही कानून और संविधान हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक बड़ा हिस्सा समाज का सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहां मौजूद हैं आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। और आज जिस विषय के साथ आपके सामने हम लोग हैं, बेहद अहम विषय अपने आप में वो है कि मृत्युकालिक कथन के साक्ष्य में क्या महत्व होता है। इस चर्चा के दौरान दोनों चीजें हम समझेंगे कि मृत्युकालिक कथन होता क्या है, कब जरूरत पड़ती है, कौन रिकॉल कर सकता है, किन केसेस में डाइंग डिक्लेरेशन की यानी मृत्युकालिक कथन की जरूरत पड़ती है और रिलायबिलिटी क्या है, साथ ही साथ साक्ष्य में इसके क्या महत्व है, इस बारे में भी चर्चा होगी। इसके साथ अगर किसी और तरह की कोई कानूनी समस्या आपके जहन में है तो भी आप हमारे साथ जुड़कर इस खास कार्यक्रम के माध्यम से अपना सवाल कर सकते हैं। हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट पैनल मौजूद होगा, उनकी सहायता से आपको बेहतर और सटीक निशुल्क कानूनी सलाह हम लोग जरूर पहुंचाएंगे। और इस पर चर्चा के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ नम्रता श्रीवास्तव जुड़ चुकी हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। हमारे साथ अजय कुमार सिंह हैं, अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच से। बहुत स्वागत सभी लोगों का। शुरुआत नम्रता जी आपसे मैं करूंगा कि मृत्युकालिक कथन है क्या, कैसे डिफाइन किया गया है संविधान में इसको या कानून में? देखिए, मैं बहुत आसान शब्दों में कहना चाहूँगी कि जब भी कोई क्राइम होता है तो उस क्राइम की जानकारी जो है वो दो लोगों को होती है। पहला वो व्यक्ति जो क्राइम करता है यानी एक्यूज्ड, और दूसरा वो व्यक्ति जिसके साथ वो क्राइम होता है यानी विक्टिम। अब जब वो दोनों कोर्ट में पहुंचते हैं तो दोनों ही अपने अपने फेवर में स्टेटमेंट देते हैं। इसीलिए एक विटनेस को बुलाया जाता है जिसको उसकी घटना की पूरी जानकारी होती है। अब एविडेंस दो तरीके से होते हैं। एक डायरेक्ट एविडेंस जिसमें कि विटनेस ये कहता है कि मैंने ये क्राइम होते हुए देखा या सुना, और दूसरा जो एविडेंस होता है वो इनडायरेक्ट एविडेंस होता है जिसे हम सेकेंडरी एविडेंस भी कहते हैं। जैसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, क्या क्या सर्कमस्टेंसेस रहे जो कि ओरल या डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में होते हैं और कोर्ट में एक्सेप्टेड होते हैं। ऐसे ही एक एविडेंस होता है हियरसे एविडेंस, जो कि कोर्ट में एक्सेप्टेड नहीं होता है। हियरसे एविडेंस क्या होता है? मान लीजिए कोई तीसरा व्यक्ति ये कहता है कि मुझे पहले व्यक्ति ने या दूसरे व्यक्ति ने ऐसी बात बताई, या उसने अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो उस व्यक्ति को दी, यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन विच इज बेस्ड ऑन दी अदर्स, और ये कोर्ट में एक्सेप्टेबल नहीं होती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे हैं, जैसे कि इस इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 32 में कुछ कहा गया कि ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जहां पे हम विटनेस को कोर्ट में नहीं बुला सकते हैं उसके क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए। उसके कई कारण हो सकते हैं। मान लीजिए वो व्यक्ति जिंदा नहीं है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, या वो लापता है, मिल नहीं रहा है, या फिर उसकी जो मेंटल स्थिति है या वो फिजिकली या मेंटली किसी भी तरीके से वो फिट नहीं है। तो ऐसे ही एक केस है जिसमें कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने से पहले यदि वो अपनी कोई भी स्टेटमेंट देता है तो उसे डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। डाइंग मतलब जो व्यक्ति मर रहा है, और डिक्लेरेशन कोई भी अपना स्टेटमेंट कहता है। जी ठीक है। मैं इस वक्त राजेश हमारे दर्शक जुड़ चुका हमारे साथ। राजेश, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हेलो जी राजेश, अपनी बात आप रखिए। हाँ, मैं से बोल रहा हूँ। सन 2001 में है ना जी। हाँ, मैं हमारे क्या है कि कोई झगड़ा हो गया था, मतलब मैं तो था नहीं करते, और पड़ोसी की लड़ाई झगड़ा हो गया था जी। तो हमारे क्या है पड़ोसी ने मेरा भी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। हम वापस आपके पास जुड़ेंगे, आपका नंबर अब तो जरूर पहुंच चुका है। हम वापस आपके साथ जुड़ेंगे। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन टीम आपको कॉल करेगी और आपकी समस्या जानकर आपको बेहतर सहायता संदर्भ में जरूर पहुंचाई जाएगी। अजय कुमार सिंह, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि हम लोग मृत्युकालिक कथन की जो बात कर रहे हैं, इसमें रिकॉर्ड कौन कर सकता है इनको? इसमें रिकॉर्ड करने के लिए मजिस्ट्रेट का होना आवश्यक है। एक तो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर कहीं ऐसी जगह पे घटना हुई है जहां पे कि पुलिस को सूचना होती है, जब तो मजिस्ट्रेट बुलाया जाता है और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट आता है, वो आके
स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है और वो साक्ष्य में ग्राह्य है जी। अगर इनकेस मजिस्ट्रेट नहीं मिलता तो ऐसी परिस्थिति में अगर हॉस्पिटल में है तो डॉक्टर के सामने दिया गया बयान भी एविडेंस में एक्सेप्टेंस उसका होता है एज ए डाइंग डिक्लेरेशन। विषम परिस्थितियों में कभी परिस्थितियों में ऐसी बात बन जाती है कि ना हॉस्पिटल में पहुंच पा रहा आदमी और ना ही मजिस्ट्रेट उपस्थित हो पा रहा है, तो ऐसे में किसी थर्ड पर्सन के सामने भी और इवन ये भी जजमेंट है कि पुलिस के सामने दिया गया लास्ट उसका कथन, जबकि उसको ये इंप्रेशन हो साहब अब नहीं बचेंगे, अब वो मरने वाले हैं जी। तो ऐसे सिचुएशन में उनका वो लास्ट कथन एज ए एविडेंस ट्रीट होगा और वो उनका डाइंग डिक्लेरेशन होता है। ठीक है, सामान्यतः अगर वो मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया। आपके पास कुछ और सवालों के लिए साथ, लेकिन नमता जी मैं जानना चाहूंगा आपसे कि अगर कोई व्यक्ति मरणासन अवस्था में है तो ये हर दफा संभव नहीं हो सकता कि मजिस्ट्रेट वहां पर अवेलेबल हो। अगर मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं होते तो क्या तब भी वो सबूत के तौर पर माना जाएगा? देखिए एक सिद्धांत है, हाँ बिल्कुल माना जाएगा जी। वो अन्य साक्ष्यों मैं लाडूंगा आपकी बात, मेरा सवाल नम्रता जी से है। देखिए इसमें एक सिद्धांत है, एक मैक्सिम है इसके अंदर, जिसे कहते हैं कि लेटरम मॉर्टम। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है कि वर्ड सेड बिफोर डेथ, यानी डेथ से पहले जो भी शब्द कहे जाते हैं उसको रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड करना। और रिकॉर्ड करने के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है कि कोई एक ऑफिसर ही होना चाहिए या सिर्फ मजिस्ट्रेट ही होना चाहिए, उसे कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है। कोई सिविलियन रिकॉर्ड कर सकता है, मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर सकते हैं, डॉक्टर कर सकते हैं, पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड कर सकता है। अभी 2016 नवंबर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हुआ था जो हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, शायद आपको याद हो, जिसमें कि बर्न केस था और 100% उसमें बर्निंग ऑफ द विक्टिम हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि 100% भी बर्न होता है तब भी डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो एडमिसिबल होगा। लेकिन साथ साथ ये देखना होगा हमें कि वो उसका नेचर ऑफ बर्न क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है। इम्पैक्ट से यहाँ पे ये मतलब है कि जो फैक्ट्स हैं या जो उसका आइडिया है टू कन्वे दैट आइडिया इनटू द डाइंग डिक्लेरेशन, यानी कि वो अपने साइन से कह रहा है व्यक्ति या किसी यानी कि हाथों के जेस्चर से या नॉड से, किस वजह से किस तरीके से अपनी बात को कह रहा है, उसकी कितनी कैपेसिटी है कहने की, कितनी वो चीजों को याद कर पा रहा है। तो ये सब चीजें डाइंग डिक्लेरेशन जब रिकॉर्ड किया जाता है ये सब सामने चीजों को रखा जाता है। साथ में एक 1885 में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ था, क्वीन एम्परर वर्सेस अब्दुल्ला, जिसमें कि एक्यूज ने विक्टिम का जो गला है वो कम्प्लीटली कट कर दिया था एंड शी वॉज नॉट एबल टू स्पीक। उसने जितना भी डाइंग डिक्लेरेशन दिया वो साइंस के थ्रू दिया, वो अपने नोट्स के थ्रू दिया और वो एडमिसिबल हुआ। इलाहाबाद के जो बेंच है उसको उसने डाइंग डिक्लेरेशन को उसमें एडमिसिबल किया। यदि आपको निर्भय केस भी याद हो तो उसमें भी जो डाइंग डिक्लेरेशन हुआ था वो मल्टीपल भी था और साथ साथ वो साइंस के थ्रू दिया गया था जिसको कि एडमिसिबल किया गया। जी ठीक है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ औरंगाबाद से यशवंत हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। तक यशवंत अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? यशवंत का फोन शायद कट गया, लेकिन यशवंत आपका नंबर हम तक जरूर पहुंच चुका है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन टीम आपको जल्द कॉल करेगी। इस वक्त हरियाणा झज्जर से जयप्रकाश हमारे दर्शक। जयप्रकाश अपनी बात आप रखिए। जी सर। जी बताएं। मेरा नाम जयप्रकाश है सर। बताइए। मेरी पत्नी के हेलो। जी जी आवाज जा रही है? बिल्कुल जा रही है सर, आपकी आवाज हम तो सुनाई पड़ रही है। हाँ, मेरी पत्नी के गुजरने पर मेरे गांव के लोग के द्वारा मेरी दूसरी शादी के एवज में पैसे लेकर बहकाते हुए एक महिला जो पूर्व से ही शादीशुदा थी मुझसे शादी कर ली एवं एक पुत्री की अभी माँ है। अब वह महिला मेरे विरुद्ध 498 एवं मेंटेनेंस का केस कर दी है एवं उस महिला का पति भी मर चुका है। कृपया मुझे सलाह दें कि मैं इस मुकदमा को किस तरह सामना करूं एवं उक्त महिला के आरोप से मुक्त होने के लिए कौन सा सटीक आधार विचारण में ले सकूं। ठीक है सर, पहले तो बहुत जरूरत होगी कि जो FIR जो रिपोर्ट आपके खिलाफ लिखाई गई है उसकी कॉपी पहले हम देख लें, क्योंकि उसको देखने के बाद हम लोग और ज्यादा बेहतर स्थिति में होंगे कि इस संदर्भ में कोई सलाह आपको दे पाए। लेकिन नम्रता जी तत्कालिक रूप से क्या सलाह देंगी इनको? देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति को कभी ये लगता है कि उसके ऊपर झूठा मुकदमा किया गया है या
जो एविडेंसेस कोर्ट में दिए गए हैं, फैक्ट्स दिए गए हैं, वो गलत हैं, तो वो उसके लिए अपनी जो उसके एविडेंसेस हैं, जो उसको लगता है कि मेरे पास जो साक्ष्य हैं वो सच हैं, वो उनको कोर्ट में एप्लीकेशन के थ्रू रख सकता है। इसमें इनको एडवोकेट करना चाहिए। वहीं लोकल एडवोकेट्स होते हैं जो उनके डिस्ट्रिक्ट में, वो ज्यादा उनको अच्छी राय दे पाएंगे। तो एक एडवोकेट के थ्रू एक एप्लीकेशन लगाकर ये कोर्ट में अपनी एविडेंस दे सकते हैं कि ये जो साक्ष्य मेरे पास हैं वो सच्चे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं सर आपको बेहतर सहायता मिली है, और अगर आप और सटीक सहायता इस संदर्भ में चाहते हैं तो हमारा एड्रेस लगातार स्क्रीन पर आपके फ्लैश हो रहा है। इस एड्रेस पर या ईमेल के माध्यम से जो कागजात आपके केस के संबंधित हैं, जो रिपोर्ट होगी, उसकी कॉपी आप अगर हमें मुहैया करा पाएंगे तो हम लोग बेहतर स्थिति में होंगे कि इस संदर्भ में आपको बेहतर सहायता हम लोग पहुंचा पाए। बहुत शुक्रिया आपका हम लोग जुड़ने के लिए। अजय जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि किन किन केसेस में डाइंग डिक्लेरेशन की जरूरत होती है? डाइंग डिक्लेरेशन की जरूरत उन केसेज में होती है जहां आदमी के बचने की संभावनाएं नहीं रहती जी। किसी भी परिस्थिति में अगर उसको लगता है अब हमारी मृत्यु हो जाएगी, हम बचेंगे नहीं, या वो व्यक्ति ऐसा खो जाता है, गुम हो जाता है, जिसके मिलने की संभावनाएं नहीं रहती, उसे में लास्ट में उसके द्वारा किए गए कथन, या ऐसी परिस्थिति बन जाती कि वो व्यक्ति न्यायालय तक ले नहीं जाया जा सकता, इस परिस्थिति में वो बीमार है, गंभीर रूप से बीमार है, उसका भी कथन इस तरह से लास्ट एविडेंस के रूप में देखा जा सकता है जी। मृत्युकालिक कथन मेन रूप से वो कथन है जबकि आदमी मरते समय, मरने के ठीक पहले कहा गया कथन, और उस व्यक्ति को ये महसूस हो गया हो कि साहब अब बचेंगे नहीं, जी, वो कथन जो है उसका मृत्युकालिक कथन है जी। ठीक है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा आपसे निर्मता जी इस बारे में कि रिलायबिलिटी क्या होती है अगर जज वहां पर नहीं है या कोई जो गवर्नमेंट ऑफिशियल वहां पर मौजूद नहीं है जिस पर डायरेक्ट डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किया गया या दिया गया, तो उसकी रिलायबिलिटी क्या रहेगी? देखिए, एक तो जैसे अभी कहा गया, उसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी। इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ में एक डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इंडियन लॉ में जो डाइंग डिक्लेरेशन जब एडमिसिबल होता है तो वो दोनों केसेस में होता है, सिविल में भी होता है और क्रिमिनल में भी होता है, लेकिन इंग्लिश लॉ में ये सिर्फ क्रिमिनल केसेस में होता है। दूसरा एक बहुत जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर डिफरेंस है वो ये है कि जो इंग्लिश लॉ है वो ये कहता है कि जो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ है वो 100% होनी चाहिए, लेकिन इंडियन लॉ में एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ जो है वो 100%, मतलब एक्सपेक्टेशन को इतना ज्यादा कंसिडर नहीं किया गया है। यदि डेथ नहीं होती है तो उस केस में जो एविडेंस है उसको एज अ कॉरोबोरेटिव एविडेंस मान के उस पर आगे की कार्रवाई की जाती है। साथ ही अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस जो रिलायबिलिटी है उसको लेकर कुछ गाइडलाइंस दी है और ये कहा कि ऐसा कोई भी नियम, ऐसा कोई भी सिद्धांत नहीं है जो ये कहे कि डाइंग डिक्लेरेशन विदाउट कॉरोबोरेटिव एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगा, यानी वो सोल कन्विक्शन का आधार बन सकता है। दूसरा, जब भी कोर्ट इसके बारे में जब भी निर्णय लेती है तो कोर्ट को ये देखना पड़ता है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन लिया गया है वो इंसिडेंट के कितने समय बाद लिया गया है, क्या उसमें कोई फैब्रिकेशन की गई है, कोई दबाव तो नहीं बनाया गया, या उस व्यक्ति के पास इतनी अपॉर्चुनिटी थी कि जब वो डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा था तो वो क्या अपने जो उसकी जो कैपेसिटी है उस घटना को याद रखने की वो उसमें थी या नहीं थी, या जब उसके साथ ऐसे कुछ, देखिए कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो एकांत में होती हैं, जैसे कि रेप केसेस के मामले आते हैं और उसमें लड़कियों को मार दिया जाता है, या डाउरी डेथ्स होती हैं जिसमें कि जो लड़की है सिर्फ इस वजह से कि उसे डाउरी देनी है या वो एक टॉर्चर सहती रहती है और बाद में उसको जला के मार दिया जाता है। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं जो एकांत में होते हैं और विटनेस कोई नहीं होता, तो सिर्फ विटनेस जो हमारे पास सोल एविडेंस है वो सिर्फ उस व्यक्ति के मरने से पहले का स्टेटमेंट है। और हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी इस डाइंग डिक्लेरेशन को मान्यता देता है, और इसमें एक कहावत है कि जो व्यक्ति मर रहा है वो कभी झूठ के साथ नहीं मरता, यानी जब वो मर रहा है तो उसकी जीवा पे हमेशा सत्य विराजमान होता है। तो ये कहावत है जिसको जी इसको मान्यता दी गई है। हाँ, ठीक है, लेकिन अजय कुमार सिंह, मैं जानना चाहूंगा कि अगर किसी की डाइंग डिक्लेरेशन पर जो अपोजिट पार्टी है उसको शक हो या वो ये जानना चाहे कि डाइंग डिक्लेरेशन हुआ है, ये सही है, ये कैसे प्रूव कर पाएंगे अपना पॉइंट? इसीलिए इसमें ये प्राय ये व्यवस्था रखी जाती है कि अगर कोई दुर्घटना हुई तो वहां पे साथ में मजिस्ट्रेट को रखा जाता है कि वो एविडेंस के रूप में उसका भी बयान हो सके कि साहब हमने रिकॉर्ड किया था।
पुलिस के सामने भी हो सकता है, किसी पर्सन के सामने, हॉस्पिटल में डॉक्टर के सामने, तो वो बयान दे के उसको प्रूव कर सकते हैं कि ये मेरे सामने बयान दिया गया और ये लिखा गया है जी। तो हम उसको प्रूव कर सकते हैं। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं है तो जिसके सामने कहा गया है वो आके कहते साहब वो मेरे सामने कहा गया, हम उसको प्रूव करते कि उन्होंने अक्षरशः ये बातें कही थी और अक्षरशः ये बातें सही है। ठीक है, लेकिन मेहता जी और वो आके उससे हम और जो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं और जो सपोर्टिंग जो एविडेंस है उससे हम उसको सपोर्ट कराते हैं और कोर्ट उसको बकायदा मान्यता देती है। ठीक है, लेकिन नमिता जी और क्या क्या एविडेंस में ग्राह्य है अंडर द सेक्शन 32 ऑफ द एविडेंस एक्ट। जी सर, और क्या क्या बातें जो इस बारे में एडमिसिबल की बात है तो अभी हाल ही में 2018 में ये केस हुआ था जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति सीआरपीसी की धारा 161 के तहत यानी पुलिस को बयान देते वक्त जो भी बयान देता है उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो जो बयान उसने दिया है वो एज अ डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल होगा। यदि एफआईआर कराने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है तो एफआईआर को एज अ डाइंग डिक्लेरेशन हम एडमिसिबल कर सकते हैं। इसके अलावा जो सुसाइड केसेस होते हैं, सुसाइड में जो लेटर मरने वाला व्यक्ति लिख के जाता है तो वो लेटर भी एज अ डाइंग डिक्लेरेशन एज अ उसमें एडमिसिबल होता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा डिफरेंस है रिजल्टेड इन डेथ एंड कॉज ऑफ डेथ, दोनों में डिफरेंस है। एक केस हुआ था अभी दिल्ली में जिसमें कि जो 498 का केस है, क्रुएल्टी अगेंस्ट दिस, जो घर में जो जिस तरीके जो लड़ाई होती है इस केस डोमेस्टिक वायलेंस के तहत उस व्यक्ति को पहले धारा लगाई गई, लेकिन जब बाद में वाइफ की डेथ हुई तो ये सामने आया कि जो उसकी डेथ है शी वाज द एक्सीडेंटल डेथ। तो कभी कभी जो रिजल्टेड इन डेथ है और जो कॉज ऑफ डेथ है वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो जब कोर्ट निर्णय लेती है तो इस बात का पूरा जांच पड़ताल करती है कि क्या डाइंग डिक्लेरेशन के बीच में किसी भी तरह का कॉन्ट्रडिक्शंस तो नहीं था। कभी कभी मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन होता है, व्यक्ति 3 या 4 बार अपने डाइंग डिक्लेरेशन देता है, मरने से पहले 4 बार 5 बार उसकी स्टेटमेंट्स आती हैं, तो उन स्टेटमेंट्स के बीच में कंसिस्टेंसी है या नहीं है ये चेक होना बहुत जरूरी है। तीसरा इसमें बहुत ही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोर्ट में जो व्यक्ति मर चुका है वो दोबारा क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए नहीं आएगा और जो स्टेटमेंट हुई है वो किसी ओथ पे नहीं हुई है। तो जब भी इस बारे में निर्णय लिया जाए इसकी पूरी स्क्रूटनी होनी चाहिए, ये कोर्ट को स्पेशल आदेश दिए गए हैं। ठीक है, इस वक्त जयपुर से राजेश हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश अपनी बात आप रखिए। राजेश अब तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी अपनी बात आप रखिए सर। राजेश तक शायद हमारी आवाज पहुंच नहीं पाई राजेश, लेकिन आपका नंबर हम तो जरूर पहुंच चुका है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन टीम आपको जल्द कांटेक्ट करके आपकी समस्या जानकर आपको बेहतर सलाह जरूर देगी। अजय कुमार सिंह, मैं जानना चाहूंगा कि डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में और ऐसी क्या बातें हैं जो आवाम को, नागरिक को पता होनी चाहिए? उनके डाइंग डिक्लेरेशन के लिए नागरिकों को ये बातें जानकारी में अवश्य आनी चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया जी, कि अपने जो भी दुर्घटना कारित हुई है उनके लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि अगर मरने की स्थिति है तो उनका बयान जरूर कराया जाए जी। और उस बयान के समय कोई ऐसा मजिस्ट्रेट उपस्थित रहे, कोई एक व्यक्ति उपस्थित रहे जो न रहने की स्थिति में उसको साक्ष्य के रूप में बयान दे सके कि साहब मेरे सामने बयान दिया गया था। ऐसी तत्परता उसको जरूर दिखानी चाहिए जिससे कि कल को ये ना हो साहब उन्होंने बयान नहीं दिया था। ये व्यवस्था जनता को ये जानना बहुत आवश्यक है जी कि ये इस तरह की व्यवस्था वो जरूर ध्यान दें। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय कुमार सिंह और नमिता श्रीवास्तव, आप दोनों लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए और डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में अहम बिंदु हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए जानकारी देने के लिए। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की टीम के इनिशिएटिव का उद्देश्य सिर्फ यही है कि समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति को बेहतर समान रूप से न्याय मिल सके। इस संबंध में कोई भी कैसी भी दिक्कत आपके सामने आती है तो आप निसंकोच हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी तरफ से हर संभव कानूनी सलाह आपको जरूर दी जाएगी। नमस्कार।